Hello friends, myself Sapna Dikshit. I am GS faculty at Pawan Institute for यूपीएससी। आज हम 2026 के करंट अफेयर के एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में जाने। प्रीलिम्स में करंट अफेयर का महत्व है। प्रीलिम्स में हर साल 25 से 30% सवाल सीधे करंट अफेयर से आते हैं। हर साल 25 से 30% अगर हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी होगा प्रीलिम्स को क्लियर करने में। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे न्यू गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल समिट G20, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, न्यू रिपोर्ट इंडेक्स। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप करंट अफेयर का क्लास ले रहे हैं और अगर आप प्रीलिम्स का क्लास ले रहे हैं और करंट अफेयर और एमसीक्यू को नहीं क्लियर कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर करने में मुश्किल आ सकती है। आप सीधा समझिए कि प्रीलिम्स को पढ़ना और करंट अफेयर और एमसीक्यू को क्लियर नहीं करोगे आप तो आपका कट ऑफ मुश्किल हो सकता है। तो आइए हम करंट अफेयर एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनको हम समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारा टॉपिक है जो हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF का आयोजन कहाँ किया गया? पहला हमारा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है लंदन। सही उत्तर है वो है डावोस, स्विट्जरलैंड। जो हमने अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में अभी उसके क्वेश्चन के बारे में जाना है उसको हम कुछ व्याख्या के तौर पर आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारा है विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 का आयोजन डावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया। यह मंच विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नेताओं को साथ ले आकर वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और तकनीकी विकास में चर्चा करता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह मंच विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नेताओं को साथ ले आकर वैश्विक समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और तकनीकी विकास पर चर्चा करता है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनवरी 2026 में भारत और यूरोप संघ के बीच किस महत्वपूर्ण समझौता पर सहमति बनी? 2026 में भारत और यूरोप संघ के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी? पहला ऑप्शन है रक्षा सहयोग संघी। दूसरा है हमारा ऑप्शन बी है मुक्त व्यापार समझौता। तीसरा है जलवायु परिवर्तन समझौता। चौथा है डिजिटल मुद्रा समझौता। हमारा करंट उत्तर होगा मुक्त व्यापार समझौता। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स में जानेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, जो कि है भारत और यूरोप संघ के बीच मुक्त व्यापार FTA पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना है, निर्यात को बढ़ावा देना तथा भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। भारत और यूरोप के बीच जो समझौते चल रहे हैं उसको आर्थिक तरीके से मजबूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापारी जो हैं उनकी जो है बाधाओं को कम करना, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का इम्पोर्टेंट काम जो ये भारत और यूरोप EU के बीच लेकर आए हैं समझौते को।
सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भारत और यूरोप जो है, यूरोप की आर्थिक व्यवस्था अच्छी बनी रहे, मजबूत बनी रहे। हमारा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है, ये हमारे एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू में प्रीलिम्स में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज व्यवस्था सामाजिक न्याय। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 2026 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 जनवरी में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन डी इंटरनेट का अधिकार। जो हमारा सही उत्तर है वो है मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। जीवन का जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये माना गया है, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को। और इसका उद्देश्य क्या है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार, जीवन और गरिमा का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया। यह निर्णय महिलाओं के स्वास्थ्य, यह निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायालय ने लिया है वो किस लिए लिया है? निर्णय महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान और लैंगिक समानता और दिशा को महत्वपूर्ण का एक कदम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट प्लीज इसको रीड करिएगा। और इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, इसका टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिक रेलवे का क्वेश्चन है कवच 4.0 तकनीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? जो हमारा कवच 4.0 तकनीकी है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिक, ऑप्शन बी है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन सी है रेलवे सुरक्षा, ऑप्शन डी है रक्षा साइल प्रणाली। इसके कवच 4.0 के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। कवच 4.0 भारतीय रेलवे का एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य रेल दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। बहुत ही जरूरी था ये कवच 4.0 बहुत ज़रूरी है। चीज़ें इतनी दुर्घटना हो रही हैं रेल से, जो चीज़ों को हम जो है समय से पहले नहीं, कवच को 4.0 को नहीं सुनिश्चित किया जा रहा है, इसलिए 4 बनाया गया है, ताकि उद्देश्य इसका यही है कि रेल दुर्घटना को रोकना। बहुत इतना केस हुआ है रेल से, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए कवच 4.0 को ले आया गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आज भी ट्रेन में, रेल में सफर करना बहुत ही सुरक्षित नहीं माना जाता है। ये होता है अकेले ट्रेवल मत करिए। तो इसलिए कवच 4.0 को ले आया गया है कि आप सुनिश्चित, आपकी रक्षा सुरक्षा वहां हो रही है। लास्ट जनवरी 2026 में काट दूरी तक लागू किया गया। जनवरी 2026 में कवच 4.0 लागू हो गया है, जिससे आपको दुर्घटना से भी आपकी रक्षा होगी, रोका जाएगा और आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। यह है हमारा कवच 4.0 का मुख्य उद्देश्य। हम आगे 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन का टॉपिक है पर्यावरण
न्यायपालिका। पर्यावरण न्यायपालिका हमारा 5वां क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला में संबंधित पर्यावरणीय मामला जनवरी 2026 के किस संस्था से जुड़ा हुआ है? अरावली पर्वतमाला से संबंधित पर्यावरण मामला जनवरी 2026 के किस संस्था से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्य सरकार। हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। इसके बारे में हम कुछ इसकी टिप्पणी करेंगे, व्याख्या करेंगे जो है इम्पोर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। अरावली पर्वत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण को अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली में कितना पोल्यूशन है आपको पता ही है, तो ये स्पेशली दिल्ली के लिए किया ही गया है, दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इतना पोल्यूशन था कि दिल्ली वाले तमाम मीम्स और रील्स बनाकर शेयर करते थे कि दिल्ली में सांस लेना बहुत ये है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के तहत किया है। ये भी दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी था और दिल्ली नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी था। इस हमारा जो है 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, जो टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भी सरकार है तो राजनीति आनी ही है, और करंट अफेयर में राजनीति तो इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हमारा देखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी आ गया, जिसमें शांति बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में भारत ने जनवरी 2026 में कौन सा रुख अपनाया? जो शांति बोर्ड ऑफ पीस में पीस के संदर्भ में भारत ने जनवरी 2026 में कौन सा रुख अपनाया? ऑप्शन ए नेतृत्व का भूमिका निभाई। ऑप्शन ए क्या है? नेतृत्व का भूमिका निभाई। ऑप्शन बी सैन्य सहायता, तटस्थ मौन नीति अपनाई। ऑप्शन डी विरोध दर्ज कराया। हमारा ऑप्शन सी सही है, तटस्थ मौन नीति अपनाई। किसने अपनाई? शांति बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में भारत ने जनवरी 2026 में कौन सा रुख अपनाया? तटस्थ मौन नीति अपनाई। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जनवरी 2026 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बोर्ड को लेकर के चर्चा हो रही थी, बहुत चर्चा हुई, जो भारत की स्वतंत्र देश नीति को दर्शाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बोर्ड शांति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज रीड करिएगा, लर्न करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला टॉपिक है पुरस्कार एवं संस्कृति। पुरस्कार एवं संस्कृति का जो क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार, ये हमने पहले करंट अफेयर क्लास ले चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। जो 2025 में ये क्वेश्चन बना था कि पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला, ये हमने 9th और 10th में भी पढ़ा है, 11 या 12th में है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 2026 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी धर्मेंद्र, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी MS धोनी, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है, धर्मेंद्र। तो फिल्म स्टार हैं धर्मेंद्र, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, और उनको पद्म भूषण पुरस्कार 2026 का दिया गया, जो कि अभी करंट में ही इनकी निधन हुआ। निधन के बाद ही इनको सम्मानित किया गया, इनको पद्म भूषण का पुरस्कार सम्मानित किया गया 2026 में। इसके प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में उनके तुलनीय योगदान के लिए, जो उनका इतना योगदान रहा भारतीय सिनेमा में, इसलिए उनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, सम्मानित किया गया।
पद्म भूषण 2026 में सम्मानित किया गया। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला। पहला सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है और दूसरा है पद्म भूषण पुरस्कार, जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र जी को प्राप्त हुआ, सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका टॉपिक है अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण। क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए किस क्षेत्र को प्रमुख चालक बताया गया? ऑप्शन ए केवल कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल आईटी क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। इसके बारे में हम कुछ व्याख्या करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया PLI का आयोजन और पंजीगत व्यय पर जोर देने के औद्योगिक विकास को गति मिली। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका टॉपिक है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जनवरी 2026 में भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस लक्ष्य को दोहराया? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस लक्ष्य को दोहराया, इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला ऑप्शन है 2030 तक कोयले का पूर्ण त्याग। अब जो कोयले की जिसकी खदान होगी उनको फिर आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2030 तक जो है जो भी चीजें कोयले की चीजें यूज हो रही है उसका पूर्ण तरीके से त्याग हो जाएगा। इसलिए सरकार पहले ही चीजें गवर्नमेंट ने लागू कर दी कि ताकि जो कोयले के व्यापारी हैं वो आगे सतर्क हो जाएं। तो 2030 में ये पूरी तरीके से पूर्ण त्याग हो जाएगा। ऑप्शन बी 2047 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना। 2047 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना, 2070 तक शून्य उत्सर्जन करना, 2026 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना। तो हमारा ऑप्शन सही, हमारा जो उत्तर है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। भारत ने जनवरी 2026 में पुनः स्पष्ट किया कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम 2026 में बैठे हैं और हमें 2070 की भविष्यवाणी हो गई है कि कार्बन जो है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह प्रतिबद्धता पेरिस समझौते और वैश्विक जलवायु प्रयासों के अनुरूप हैं। इसको हमने कैसे, इसके बारे में इसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया गया। कैसे डिसाइड किया गया? यह प्रतिबद्धता पेरिस के समझौते और वैश्विक जलवायु के प्रयासों के अनुरूप हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और हमारा आज के एमसीक्यू करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक है राज्य व्यवस्था शासन। राज्य व्यवस्था शासन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2026 में सरकार को मुख्य फोकस क्या था?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2026 में सरकार का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन ए कागजी कार्यवाही बढ़ाना, ऑप्शन बी केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देना, ऑप्शन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारिता सेवा वितरण, ऑप्शन डी निजीकरण को समाप्त करना। तो इसमें तो हमें तो साफ दिख रहा है, अगर प्रीलिम्स को डेली पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको तो इसका क्वेश्चन भी बताने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन का प्रश्न क्या होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवा वितरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस ने बढ़ावा 2026 का मुख्य फोकस किस पे था? उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जनवरी 2026 में सरकार ने ई गवर्नेंस के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवा को अधिकार, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। किस पे जोर दिया है? पारदर्शी और प्रभावी को बनाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और आज हमारे करंट अफेयर का ये आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे हम और भी करंट अफेयर का क्लास और करंट अफेयर के एमसीक्यू के क्लास के बारे में जानेंगे। कुछ प्रीलिम्स और करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में कुछ सुझाव हैं हमारे। इन सभी प्रश्न को मासिक करंट अफेयर नोट्स में जोड़ें। जो भी आप अभी करंट अफेयर का क्लास ले रहे हैं या हमारा ही करंट अफेयर का क्लास अभी आपको रेगुलरली मिलता रहेगा, तो जो भी आपने 2026 में करंट अफेयर पढ़ा होगा 2026 जनवरी का, उसमें आप इस क्वेश्चन को ऐड करें, जोड़ें, नोट्स बनाएं। प्रत्येक विषय को स्थिर जो हमारे प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट आते हैं वो हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट जैसे को जोड़कर पढ़ें। ये चीज़ों को जोड़कर ही आप प्रीलिम्स, एमसीक्यू और करंट अफेयर को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर की व्याख्या को मुख्य परीक्षा के उदाहरण के रूप में याद करें। जैसे कि हमें तो जब हम एग्जाम देंगे तो ऑप्शन ही आएगा, उसमें व्याख्या को रीड करना इसलिए जरूरी होता है कि कभी कभी ऑप्शन माइंड से निकल जाता है, लेकिन जो हम डिटेल्स में पढ़ाई किए रहते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है। इसलिए व्याख्या को रीड करना, पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको व्याख्या के साथ ही पढ़ें। यूपीएससी आईएएस एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा महत्व है। जो हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, हमने पहले आपको बताया कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए प्रीलिम्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के करंट अफेयर को पढ़ना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू को बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हर साल 25 से 30% क्वेश्चन जो है हमारे प्रीलिम्स, करंट अफेयर और एमसीक्यू से बनते हैं। या प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार तीनों चरणों में प्रश्न का आधार बनाते हैं। हम जो एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों में ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार की समसामयिक समझ, विश्लेषण क्षमता और प्रशासनिक दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। आपको करंट अफेयर कितना पढ़ना जरूरी है ये हमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप करंट अफेयर का क्लास ही ध्यान से ले लेते हैं, वीकली, मंथली, पर डे, तो आपको कभी कभी एमसीक्यू के क्वेश्चन तो आपको वैसे भी क्लियर हो गए हैं। मोस्टली तो करंट अफेयर से ही एमसीक्यू मिलता है, तो आपको उसको बहुत ज़रूरी है रीड करना और क्लियर करना। और हाँ, आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में भी ये आपके बहुत योगदान रहेंगे इसका। नेक्स्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हम आगे भी चीज़ें आपको अपलोड होती रहेंगी, करंट अफेयर के क्लास, एमसीक्यू के क्वेश्चन, और इंग्लिश में क्लास लेते हैं आकाश दीक्षित सर, जो कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं प्लीज़ उनके वीडियोस को, उनके टॉपिक्स को वॉचिंग करें, देखें। और आपके करंट अफेयर के क्लास के लिए मैं सपना दीक्षित, जो करंट अफेयर का क्लास हिंदी में, एमसीक्यू का क्वेश्चन हिंदी में लेते रहेंगे। और आगे भी आकाश
आंसर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो पॉलिटीज, जो भी क्लास आपको रिक्वायरमेंट होगी, प्लीज़ आप उनको कमेंट सेक्शन में चैट करें और आप उनको बताएं। आगे वो इंग्लिश में क्लास लेते रहेंगे और जिनको हिंदी में रिक्वायरमेंट है, हिंदी में हम क्लास लेते रहेंगे। और अभी के लिए थैंक यू सो मच। आगे अगली क्लास में हम आपसे जुड़ते हैं। धन्यवाद।